हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर्स के पेपर को सोल्व करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे आपको आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना ना भूलिएगा। अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल पर नए हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, दाद होने का कारण है। दाद होने का कारण है, दाद होने का क्या कारण है? तो क्या कारण होता है? दाद होने का कारण होता है कवक। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। दाद किसके कारण होता है? कवक के कारण दाद होता है, तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई थी। आयुर्वेद की जो उत्पत्ति हुई थी वह किससे हुई थी? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना होगा कि आयुर्वेद की उत्पत्ति किससे हुई थी। तो आयुर्वेद की उत्पत्ति किससे हुई थी? अथर्ववेद से हुई थी। किससे? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। जो आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई थी अथर्ववेद से हुई थी, तो ऑप्शन डी क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शासक का संबंध गुलाम वंश से था? कौन से शासक का संबंध गुलाम वंश से था? तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी बताइएगा कि कौन से शासक का संबंध गुलाम वंश से था। तो किसका था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का जो संबंध था वह गुलाम वंश से था, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आप कमेंट बॉक्स में यह भी ना बताना बहुत भूले कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगर आप में इनमें से क्वेश्चनों का जवाब जानते थे तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। आपका अगला क्वेश्चन है, तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? जो ताउस था उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह था, तो ऑप्शन सी जो तो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्या? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। कौन था? मोहम्मद शाह था। आपका अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? आज के जो क्वेश्चन चल रहे हैं वे सारे सेलेक्टेड चल रहे हैं और सारे पूछे जाने वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो मैं मानता हूं कि आपको जरूर हर प्रैक्टिस सेट में, हर जो आपका आने वाला एग्जाम है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल जाएंगे। आपका क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? तो आपका सही जवाब हो जाता है 1510 में। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था, तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में चालू की गई प्रथम रेलगाड़ी का नाम क्या है? जो भारत में चालू की गई थी प्रथम रेलगाड़ी थी उसका नाम क्या है? तो क्या है? पेरेग्रीन है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। जो भारत में चलाई गई प्रथम रेलगाड़ी थी। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान ने हमारे देश को नाम दिया है। संविधान ने हमारे देश को क्या नाम दिया है? क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संविधान ने हमारे देश को क्या नाम दिया था। तो संविधान ने हमारे देश को क्या नाम दिया था? इंडिया और या भारत। इंडिया अर्थात भारत का जो नाम दिया था वह संविधान ने हमारे देश को दिया था, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको टेस्ट के रूप में दिया जाता है। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। अगर आप भी इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अब डरने की कोई बात नहीं, अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब नहीं जानते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। तो आपको बताना होगा कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किसकी जरूरत नहीं पड़ती? जब पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पौधे या पेड़ पौधे जो अपना प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो उनमें प्रकाश संश्लेषण करने के लिए किसकी जरूरत नहीं पड़ती? तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना होगा कि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि इनमें से किसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो किसकी जरूरत नहीं पड़ती है? तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑक्सीजन की। जो पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। ऑक्सीजन को पेड़ पौधे छोड़ते हैं। किसको? ऑक्सीजन को पेड़ पौधे छोड़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, बादलों में विद्युत आवेश होता है, इसके किसने प्रमाणित किया था? बादलों में विद्युत आवेश होता है, इसे किसने प्रमाणित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि बादलों में जो विद्युत आवेश होता है वह किसने बताया था? कि उसे किसने बताया था? तो किसने बताया था? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, तो ऑप्शन डी क्या हो जाता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आपका अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली को
क्यों अंगीकृत किया गया था? जो पंचायती राज प्रणाली थी उसको क्यों अंगीकृत किया गया था? तो क्यों अंगीकृत किया गया था? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कि क्यों अंगीकृत किया गया था। आपका सही जवाब हो जाता है लोकतंत्र की शक्ति को विकेंद्रीकृत करने के लिए क्या पंचायती राज प्रणाली को एकत्रित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपको प्रत्येक क्वेश्चन को जज करने के लिए कुछ सेकंड टाइम मिल रहा है जिससे कि आप इन क्वेश्चनों को जज कर सकते हो। आपका अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा सजीव पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा सजीव पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? आपके ऑप्शन दिए गए, जल्दी जल्दी बताइएगा। शुतुरमुर्ग, मोर, कौवा या डोडो? तो कौन है? तो सबसे बड़ा जो सजीव पक्षी है कौन है? शुतुरमुर्ग है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। और जो सबसे बड़ा अंडा होता है वह भी शुतुरमुर्ग का होता है। आपका अगला क्वेश्चन है लीवर का क्या कार्य है? लीवर का क्या कार्य है? तो क्वेश्चन नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लीवर का क्या कार्य है। तो लीवर का क्या कार्य है? ग्लूकोज के रूप में ग्लूकोज का संग्रहण करना। ग्लूकोज के रूप में ग्लूकोज का संग्रह करना लीवर का कार्य है। तो ऑप्शन ए जो है भी आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो क्वेश्चन नंबर 14 भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन डी जो होता है आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है प्रथम एशियन गेम कहाँ पर आयोजित किए गए थे? जो प्रथम एशियाई गेम थे वह कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो आपका सही जवाब हो जाता है भारत में आयोजित किए गए थे। कहाँ पर? भारत में आयोजित किए गए थे। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय था। जो इंग्लैंड चैनल है उसको पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कौन था? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है महिर सेन। कौन था? महिर सेन था। तो बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। जो इंग्लैंड बोला गया था मेरे से। जो इंग्लिश चैनल को पार करने वाला कौन था? तो महिर सेन था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा बोलने में इसमें क्या हो गई थी? गलती हो गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रोग से पीड़ित लोगों को इंसुलिन दिया जाता है? ऐसा कौन सा रोग है जिससे पीड़ित हो जाने पर इंसुलिन दिया जाता है? तो उस रोग का नाम बताइएगा। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इंसुलिन किस रोग के कारण दिया जाता है, किस रोग से पीड़ित व्यक्तियों को दिया जाता है। तो किस रोग से पीड़ित व्यक्तियों को दिया जाता है? मधुमेह आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। किससे? मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों को। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह सत्रपात सबसे पहले कहाँ पर किया था? तो कहाँ पर किया था? जल्दी से जल्दी बताइए कहाँ पर किया था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ पर किया था? दक्षिणी अफ्रीका में किया था। तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको बताना होगा कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्या हो जाता है? सिक्किम आपका सबसे छोटा राज्य है। जो निम्नलिखित आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय आर्द्रता द्वारा मापी जाती है। जो वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है वह किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो किस यंत्र द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है? तो हाइड्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? जो बुद्ध के सारथी थे उनका नाम क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी एग्जाम की दृष्टि से कि बुद्ध के सारथी का नाम क्या था। तो बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चन्ना। क्या हो जाएगा? चन्ना मेरी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है पानीपत की पहली लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी? जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी आपको पता होगा। जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी कब हुई थी? 1526 में हुई थी। जब पानीपत के तीनों युद्ध हैं वह बहुत महत्वपूर्ण हैं और किसी न किसी एग्जाम में हर प्रत्येक एग्जाम में एक ना एक युद्ध पूछ लिया जाता है। जैसे आपको इसमें पूछा गया है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो शासकों के बीच हुई थी।
तो पानीपत की किन दो शासकों के बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। जो पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था, जब प्रथम लड़ाई हुई थी, वह बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। क्या ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा? आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना होगा कि खरीफ की फसल कौन सी नहीं है। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कि खरीफ की फसल कौन सी नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? जो खरीफ की फसल नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है? जो भारत का मानक समय है उसको कौन सी रेखा निर्धारित करती है? तो क्वेश्चन नंबर 24 आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। आपसे पूछा जा सकता है जो भारत में मानक समय को निर्धारित करती है वह कौन सी रेखा करती है? तो कौन सी रेखा करती है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? 82.5 डिग्री ईस्ट। कौन सी? 82.5 डिग्री ईस्ट जो देशांतर रेखा है वह क्या करती है? भारत के मानक समय को निर्धारित करती है। तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किस पर नागार्जुन सागर बांध बना है? आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 आपको बताना होगा निम्नलिखित नदियों में से किस पर नागार्जुन सागर बांध बना है? तो किस पर नागार्जुन सागर बांध बना है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? कृष्णा नदी पर बना है। जो नागार्जुन सागर बांध है वह कहाँ पर बना है? कृष्णा नदी पर बना है। तो ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो आपको बताना होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो आपको विकल्प दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? पावर। पावर जो है वह अदिश राशि है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्दी के कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे। जो सर्दी के कपड़े होते हैं वह हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे आपको बताना होगा, जल्दी से जल्दी बताइएगा। क्योंकि वे आपका क्वेश्चन है, जो सर्दी के कपड़े होते हैं वे हमें गर्म रखते हैं। क्यों गर्म रखते हैं? जो सर्दी के कपड़े होते हैं वे हमें क्यों गर्म रखते हैं? तो आपने क्वेश्चन को जज कर ही लिया होगा। क्यों गर्म रखते हैं? शरीर के तापमान को निकालने से रोकते हैं। जो शरीर का तापमान होता है उसको निकालने से रोकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, चूहे मारने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जो चूहे मारने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए क्या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा? किसका? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से समृद्ध है या संबंधित है? जो भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं वह किस भाग में दिए गए हैं? आपके ऑप्शन हैं, भाग 1 में दिए गए हैं, भाग 3 में दिए गए हैं, भाग 4 में दिए गए हैं या भाग 5 में दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब अधिकतर बच्चों को पता होता है। तो मैं मानता हूं कि आपने भी अगर पॉलिटी पढ़ी है तो आपको इसका जरूर पता होगा। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। घबराने की कोई बात नहीं, अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं जानते हैं तो आपको क्या कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का 44वां संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किस आधार को हटाता है? निम्नलिखित में से किस आधार को हटाता है? तो किस आधार को हटाता है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा कि 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को हटाता है।